नमस्ते दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो नंबर 8 आ चुका है और इसके पहले हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम लोग ने चैप्टर 1 और 2 कवर किया, जिसमें कि बहुत से ऐसे टॉपिक वो मैंने बताया जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस नहीं किया था चैप्टर के बारे में, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर बता दिया जिसको जरूर सबको जानना चाहिए। एग्जाम जस्ट एक दिन के बाद है, तो मेरा पूरा कोशिश है कि उतने हिस्से को पढ़ा दें कि कम से कम एग्जाम में जब बैठे हम लोग, मतलब जब एग्जाम आप लोग देने जाओगे तो वहां पे बहुत से ऐसे टॉपिक जो मोस्टली आ ही जाता है, वहां पे तो कम से कम गलती ना होने पाए, उसके बारे में चीजें को पता रहनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। तो चैप्टर 3 जो है ना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। अब यहां से सवाल क्या क्या बन सकता है सब बताते हैं, लेकिन उसके पहले हमें समझना पड़ेगा चैप्टर 2 और 1 क्या था। 1 में हमने ये पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस सिचुएशन में था, जो कि अच्छे कंडीशन में नहीं था। तो अगर अच्छे कंडीशन में नहीं था तो उसके हालात कैसे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हमने पढ़ा था वेरियस सेक्टर्स के बेसिस पे कि एग्रीकल्चर का हालात कैसा था, इंडस्ट्री कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक कैसा था, ऑक्यूपेशनल कैसा था एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। फिर हमने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी जब ग्रो करना शुरू किया इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1950 से लेके 1990 तक ये जो टाइम था 40 सालों का, इसमें हमारा इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ा। तो वहां हमने पहले ये जाना था कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बनाए थे, प्लस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, फॉरेन ट्रेड को। चैप्टर 2 में इतना बेसिकली सफिशिएंट था। लेकिन अब चैप्टर 3 जब बात करते हैं ना, तो यहां मैंने देख सकते हैं आप लोग, मैंने 5 हेडिंग्स पिकअप किए हैं जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें से जो सवाल बनते हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं, जैसे कि बोल देगा डायरेक्टली कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डब्ल्यूटीओ इस चैप्टर का पार्ट है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के डेट में जो ट्रेड हो रहा है दुनिया भर में, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज आज के डेट में हर कंट्रीज आपस में ग्लोबली क्या है, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ऐसे केस में जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेगुलेट या कंट्रोल या मॉनिटर सुपरवाइज कर रहा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो का, इधर भी जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं रिफॉर्म के तौर पे, मेजर चेंजेस 2 हैं, एक जीएसटी और एक डीमोनेटाइजेशन। ये दोनों टॉपिक्स, इसके बारे में हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कम से कम कि जीएसटी है क्या, क्यों लाया गया, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, क्यों किया गया, कब किया गया, उससे क्या बेनिफिट, क्या लॉसेस हुआ, इतनी चीजें को पता होना चाहिए। लेकिन वो 3 तो डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं, बट जो मैंने ऊपर लिखा है 1 और 2, फर्स्ट हेडिंग व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात यहां पे कैसे आ गया? पहली बात तो ये ना कि रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट करता है, जो कि 1991 में भी किया, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, एनईपी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको एनईआर भी कहते हैं बहुत बार। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया गया? 1991। अब एक बच्चे सवाल दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई क्या ये रिफॉर्म सिर्फ उसी साल लाया गया था, उसके पहले लाया नहीं गया था? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करता रहता है इंडिपेंडेंस से लेके टिल नाउ, मतलब 1991 तक, 1991 से लेके भी टिल नाउ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हर साल करता रहता है, बदल कुछ न कुछ नया करेगा, कुछ चीजों को बदलेगा, कुछ चीजों को खत्म कर देगा, ये होता रहता है। बट हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि जो रिफॉर्म्स 1991 वाला था वो बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज लाया था हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो जो रिफॉर्म्स थे वो क्या थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चेंज को लाने के पीछे हमेशा एक कारण होता है, वजह होता है। अगर हम खुद को बदलते भी हैं तो उसके पीछे कारण होता है ना कि भाई इस वजह से हमने इतने आपको चेंजेस किया। उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स किया, वो बहुत मेजर रिफॉर्म्स तुम कह रहे हैं बार बार कि हमने इस रिफॉर्म को मेजर रिफॉर्म किया, मेजर रिफॉर्म कहा भी, तो उसके पीछे कारण क्या था, ऐसा क्या नौबत आ गया था उस 1991 में कि हमको रिफॉर्म करना पड़ा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म कोई भी एक दिन के बेसिस पे नहीं लिया जाता। हो सकता है लंबे समय तक एक दिक्कत चल रहा था,
जो कि एग्रीगेट होके बहुत बड़ा दिक्कत बन गया, तब जाके हमको एक्चुअल रिफॉर्म करना पड़ता है। होता नहीं है कि अगर में कोई डिजीज हो जाता है तो जब तक वो डिजीज अपने पीक तक नहीं पहुंच जाता हम बहुत ज्यादा इलाज के पास मतलब ट्रीटमेंट नहीं कराने जाते हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने देखा 1991 आते आते इंडियन इकोनॉमी में जो दिक्कतें आ रही थी वो बहुत ज्यादा आ गई थी, एक इतना आ गया था कि उसके बाद भी उसको सस्टेन रखना बड़ा मुश्किल था। तो अगर अब रिफॉर्म नहीं करते तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का हालात और बद से बदतर हो जाता। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंस से लेके ये जो हमारा 44 इयर्स का टाइम पीरियड है ना, एक्चुअली इस समय बहुत सारे गलतियां इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, जिसके कारण वर्ष क्या हुआ 1991 आते आते हमने ये देखा कि इकोनॉमी का जो हालात था वो बहुत बुरा होता चला गया। इस पूरे टाइम को अगर बहुत ब्रीफ करें ना, हालांकि इस पे हम चाहे तो घंटों बता सकते हैं कि ऐसा क्या क्या मेजर इश्यूज हुए थे इस पूरे 44 इयर्स में जिसकी वजह से रिफॉर्म करना पड़ा। इसको कंक्लूड करते हैं। पहला 1947 से 1951 सब कुछ सही चला, बिकॉज इस समय तो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था। फिर 1951 से लेके 1966 तक उतना कोई खास दिक्कत नहीं था, बिकॉज कांग्रेस का गवर्नमेंट पूरे कंट्री में था, स्टेट में था एंड सेंटर में भी था, तो कोई खास इतना ड्रास्टिक दिक्कत नहीं चल रहा था। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है कि इस पूरे समय में यहां पे एक वॉर हुआ था पाकिस्तान से 48 में, यहां एक वॉर हुआ था फिर पाकिस्तान से पहले चाइना से हुआ था 62 में और फिर पाकिस्तान से हुआ 65 में, ठीक। और इसी मूवी के ऊपर मूवी बनी है, वो वाली मूवी नहीं, इस पे नहीं बना है, जो और आगे एक वॉर हुआ था 1999 में, 1999 तब जो वॉर हुआ था पाकिस्तान से, उस पे मूवी बना था बॉर्डर वाला। बट ये भी एक वॉर था, ये होता पाकिस्तान से, ये होता चाइना से। यहाँ पे इंडिया जीता था, यहाँ पे जीता था, यहाँ पे इंडिया हार गया था यहाँ से। तो इतने वॉर हुए, ठीक। इसी सब के बीच में हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स का डेथ हुआ, कुछ का सस्पेक्ट वे में और कुछ का नेचुरल। फिर इसी के और आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट इसके बाद से जो गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ वो बदल रहा था, कांग्रेस बहुत जगह हार रहा था, साथ ही साथ वहां पे ड्रास्टिक चेंज आ रहा था पॉलिटिकल लेवल पे भी, इंदिरा गांधी का सरकार आ चुका था। फिर वो 1971 में जाके एक और वॉर होता है, किससे होता है? पाकिस्तान से ही, जो कि वेस्ट पाकिस्तान जो था ना, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब कन्वर्ट होके बांग्लादेश बन गया था, वो एक वॉर में इंडिया पार्टिसिपेट किया। फिर उसके कुछ समय बाद 1975 में इमरजेंसी लग गया। फिर उसके कुछ समय बाद 84 में और 77 में पहली बार, देखो अभी तक तो क्या था कि कांग्रेस हार रहा था स्टेट लेवल पे, बट पहली बार 77 में हो गया क्या कि कांग्रेस ही हार गया पूरे सेंटर पे, और जेपी सिंह का सरकार बना, जयनारायण प्रकाश आई थिंक नाम था, जनता पार्टी का सरकार बना। और उसी में से 3 साल बाद बीजेपी का क्रिएशन होता है 1980 में, और फिर उसके बाद वापस जेपी जो थे वो हार जाते हैं और वापस इंदिरा गांधी आती हैं और उनका डेथ होता है 84 में। और डेथ के बाद पूरी दुनिया इंडिया में बहुत से दिक्कतें आ जाती हैं, जगह जगह पर राइट हो रहा है, चीजें अनस्टेबल हो गया, और उस अनस्टेबिलिटी में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे और उनका जो कार्यकाल था 6-7 सालों का वो उतना इफेक्टिव तो था, बट एज पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लेवल पे इतना कारगर नहीं था। और फिर उनका भी डेथ होता है 1990 में, उनको भी ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू श्रीलंका के किसी जो वहां के पर्सन्स थे, वहां का जो संगठन है उन्होंने मरवाया था। तो देख सकते हैं कि अपना इंडिया 47 के बाद से ज्यादा कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया, हर 4-5 साल में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब इंडिया में कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा तो ग्रोथ कैसे होगा। इवन जब स्टेबल नहीं है तो ग्रोथ हो भी सकता नहीं है, उल्टा बहुत सी दिक्कतें आ जाता है। और यही कारण है कि 1991 आते आते इंडिया में जो इकोनॉमिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे। और क्या क्या दिक्कतें आई जिसको हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया? इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे ना, ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा थे, बहुत सारे थे, बट हमने पिकअप किया है ये 5 पॉइंट्स सफिशिएंट एग्जाम के लिए, बिकॉज ये सवाल एग्जाम में 3-4 नंबर का आता है, तो हमको पता होना चाहिए सिर्फ
कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या क्या थे, तो हम कुछ बातें यहाँ लिखे हैं, बस यहाँ पे ब्रीफ में बताएंगे। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो इसको कम से कम अच्छे से एक्सप्लेन करना और हेडिंग कम से कम याद रहना चाहिए। जैसे इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन कम से कम ये उम्मीद करते हैं वीडियो को आराम से सुनना जरूर है कि हर पॉइंट का मतलब क्या था। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या क्या दिक्कत आया था 1991 में। पहला, जो पब्लिक सेक्टर थे वो फेल होने शुरू हो गए थे। फेल मतलब कि अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। पब्लिक मतलब कि बिस्तियां बात हो रही है गवर्नमेंट का, कि जितने भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स थे, जहां जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व था, उनका उतना इफेक्टिव रोल नहीं दिख रहा था, लॉस में जा रहे थे। जगह जगह पे तो एकदम उनसे कोई अच्छा उम्मीद हो ही नहीं पा रहा था। वो खुद भी मान रहे थे कि हाँ उनसे इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पा रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो एक तो ये दिक्कत था। और इसको फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही लोग थे जो पूरे देश पे राज कर रहे थे। मतलब प्राइवेट को तो मौका मिला नहीं था, तो जिनको मौका मिला वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे। तो एक तो प्राइवेट था नहीं, और जो थे पब्लिक वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भाई इकोनॉमी पे रन कौन करेगा। ठीक, उसके बाद बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जहां जहां शॉर्ट में लिखे हैं वहां फुल फॉर्म बोलेंगे, तो ध्यान सुनना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसा था, डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने पढ़ाया भी नहीं है, ये मैक्रो का टॉपिक है, बट इसलिए बता दो शॉर्ट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, जो गवर्नमेंट करता है दूसरे कंट्रीज से, खरीदना बेचना दूसरे कंट्री से, हमने बाहर बेचा, बाहर से सामान आया, या जो भी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के दूसरे कंट्रीज से होते हैं उसको जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिसमें कि दो जगह होता है, दो साइड होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर साइड और एक होता है रिसीट साइड। प्रॉब्लम क्या था, गवर्नमेंट के बीओपी की बात कर रहे हैं, जो ये एक्सपेंडिचर साइड था ये ज्यादा था, हम लोग का ज्यादा पैसा बाहर जा रहा था, बाहर से आ रहा था बहुत कम। मतलब हमारे पास से गया 100 रुपया, हमारे पास आया 70 रुपया, तो 30 रुपीज का बैलेंस है वो डेफिसिट कहला रहा है, क्योंकि हमारा पैसा अधिक जा रहा है, बाहर से पैसा कम आ रहा है। तो ये हमारे देश में हो रहा था। डेफिसिट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा डेफिसिट अगर है तो ये गड़बड़ है। बहुत एक्सेसिव डेफिसिट हो रहा है, तो ये इस पे काम करना बनता है, जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा था। और हमारा एक तरीके से हमारा इंपोर्ट बहुत हाई था, एक्सपोर्ट बहुत कम था। ठीक, फिर फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम फॉरेन करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसीज हमारा बहुत क्राइसिस मतलब लो, बहुत घट गया था, इतना कम हो गया था ना फॉरेन करेंसीज कि ये माना जाता है कि उस समय इतने कम हो गए थे, गिन के 7 से 8 दिन के बराबर तक का हम इंपोर्ट कर सकते थे, इतना पैसा हमारे पास कम हो गया था। फॉरेन करेंसी काम आता है इंपोर्ट करते वक्त, ठीक, बिकॉज जब सामान खरीदेंगे तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा, तो जब पैसा ही नहीं है तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये एक दिक्कत आ रहा था। और ये जो फॉरेन करेंसी क्राइसिस है ये बहुत क्रूशियल था। गवर्नमेंट के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चीजों को मेंटेन करेगा। अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, सब अखबार में आया था, मैंने पढ़ा था कि जो मालदीव है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ उनके उस गलत एक्शन से उनकी इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट पड़ा, बिकॉज इंडिया से ही मैक्सिमम लोग एज ए टूरिस्ट तो वहां जाते थे। अब उन्होंने जो गड़बड़ कर दिया लक्षद्वीप को लेके, अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया वहां के मिनिस्टर्स ने, तो जब इंडिया ने बॉयकॉट करना शुरू किया और लक्षद्वीप के लिए ज्यादा फेवर दिखाया इंडियंस ने, तो उनका जो पूरा टूरिज्म था वो तबाह हो गया, खराब हो गया, बहुत एक्सेसिव खराब हो गया। जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन्होंने खुद से ही कहा कि भाई ऐसा ना, हम वो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, वो इंडियंस को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आइए फिर से हमारे देश में। ये दिखाता है कि वो जानते हैं कि भाई अगर इंडियन नहीं जाएंगे तो उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, और फॉरेन करेंसी नहीं आया ना तो एक श्रीलंका और एक मालदीव, ये जो दो जो कंट्रीज है ना, ये सब बेसिकली टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, उनका उसी से पूरा देश चलता है मैक्सिमम। तो ये दिखा रहा है कि भाई कितना उनको अहमियत है फॉरेन करेंसी का अपने देश को चलाने के लिए, क्योंकि उनको भी खरीदना है दूसरे कंट्री से, वो कैसे खरीदते, उनको खुद फॉरेन करेंसी रहेगा नहीं। तो फॉरेन करेंसी उनके पास का दिक्कत, उसी प्रकार हमें भी दिक्कत था 1991 में। उसको हमने दूर कैसे किया, अभी आगे बताएंगे हम, मतलब सही कैसे किया। हमारे देश में इन्फ्लेशन मतलब कि चीजों के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा महंगा, इसको महंगाई कह सकते हैं कि मतलब देश में महंगाई बढ़ रहा था, आज भी है लेकिन उस समय ज्यादा था। तो उस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो बहुत एक्सेसिव था, अफोर्डेबल नहीं था लोगों के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट। वही बात है
कि गवर्नमेंट का जो यहाँ तो बेसिकली हम इसको एक्सपोर्ट रिसीव ये लिखे ना, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कह सकते थे कि गवर्नमेंट का इंपोर्ट ज्यादा था गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट से, और यहाँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो ज्यादा था गवर्नमेंट के रिसीट से, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट कमा रहा है कम। इसको मैंने डिस्कस किया प्रॉपर्ली गवर्नमेंट बजट चैप्टर में, वहां जाके देख सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत हाई था, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये हाई रहेगा, अगर ये हाई रहेगा तो गवर्नमेंट बोरो करना पड़ेगा, लोन मांगना पड़ेगा, और जितना लोन गवर्नमेंट लेगा उतना ज्यादा वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। तो ये बेसिक रीजंस थे क्यों हमारे देश में रिफॉर्म लाने नौबत आया था 1991 में। ये 5 रीजंस को अच्छे से याद रखना है, हालांकि इसके अलावा और भी रीजंस है, बट ये 5 सफिशिएंट है। अब आता है मेन पॉइंट कि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए क्या क्या। गवर्नमेंट ने बेसिकली एनईपी इंट्रोड्यूस किया, कब? 1991 में। अब ये एनईपी लाने से पहले एक छोटी सी बात, 1991 में सरकार था कांग्रेस का, नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, पीवी नरसिम्हा राव, जिनको भी गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले की बात है, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जब गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न प्रोवाइड किया, दिया उनको, उस स्टेटस को प्रोवाइड उनको दिया। ये दिखाता है कि उनका योगदान था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया अब जाके, क्योंकि नरसिम्हा राव उस टाइम पीएम थे और उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। तो देख सकते हैं कि भाई मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीवी नरसिम्हा राव, इन लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स ये माना जाता है कि जो हमारा ये एनईपी था वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ और समय समय पे बहुत और बेहतर होता चला गया। और ये बहुत बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि हम लोग बहुत तारीफ करते हैं गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। इसमें मैंने कहा लिखा ये रहा कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी। अब एग्जांपल से दे रहे हैं कि जब गवर्नमेंट 2017 में ये आया था जीएसटी, तो हम लोग बहुत ये कहे भाई गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक चेंज कर दिया टैक्स रिफॉर्म में। अब सोचिए कि टैक्स के अंडर में, इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में जीएसटी, एक रिफॉर्म, ठीक, एक रिफॉर्म। और गवर्नमेंट 1991 में जो रिफॉर्म किया था वो सिर्फ ये तो एक हिस्सा है ना, टैक्स रिफॉर्म के अंडर में एक हिस्सा है, और वो टैक्स रिफॉर्म भी लिबरलाइजेशन के अंडर का पार्ट है। मतलब लिबरलाइजेशन के अंडर में टैक्स रिफॉर्म, उसके अंडर में इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अंडर में जीएसटी। हम इस रिफॉर्म को बड़ा रिफॉर्म कह रहे हैं, हालांकि वो भी है, बट जो रिफॉर्म उस टाइम लिया गया था ना उसमें इतना कुछ आता है, इतना कुछ, स्टिल मैंने कम ही लिखा है, इससे भी और ज्यादा था। तो ये कहा जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने उस टाइम में बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए थे, ठीक, जो कि आज की डेट में कह सकते हैं कि हाँ उसका बहुत डीप इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पे है, अच्छा इंपैक्ट मतलब है। तो जो भी रिफॉर्म्स थे उसको मैंने क्या नाम दिया, एनईपी, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हम डीप नहीं जा रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, इस चैप्टर में सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम के कम होने की वजह से ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना हमारे काम का है, कम से कम। तो प्रिसाइज फॉर्म में है, इसको डीप अगर जाना तो कभी फिर आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल टू द पॉइंट रहते हैं सर। तो गवर्नमेंट ने एनईपी में 3 स्टेप्स लिए हैं, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों के बारे में नॉट डिटेल में, इसके अलग अलग हमारे डिमेरिट पढ़ने से कोई फिलहाल का नीड नहीं है, हम लोग तीनों का मतलब जान लेते हैं और तीनों में क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए वो देख लेते हैं। पहला था लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, चीजों को लिबरल करना, मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज करना या फिर कंप्लीटली अबॉलिश करना। जो अननेसेसरीली अनइफेक्टिव अनप्रोडक्टिव रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको हटा दिया। मतलब गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना था कि जो रेस्ट्रिक्शंस हमारे इकोनॉमी को ग्रो होने से रोक रहे हैं उसको हटा दो, रेस्ट्रिक्शन हटा दो, ताकि हमारा कंट्री अच्छे से ग्रो करे। ये वैसे ही कुछ है कि 15-20 साल पहले जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे बच्चों को लेके, आज क्या है, आज वो बच्चों को फ्री कर दिए, छोड़ दिए उनके हाल पे कि भाई अपना देख लो, जो डिसीजन है खुद से सोच के ले लो। मतलब अब के पेरेंट्स बहुत हद तक लिबरल है अपने बच्चों को लेके। उनके सामने बच्चा मोबाइल चला भी रहा है तो भी वो बहुत निश्चिंत है, उनको पता है कोई बात नहीं, मोबाइल चला रहा है ना, कुछ अपराध तो नहीं कर रहा, मतलब वो इतना लिबरल है। हम लोग टाइम पे क्या था कि भाई मोबाइल टच भी कर दिए तो तुरंत मार पड़ता था। तो ये दिखाता है कितना ड्रास्टिक चेंज आया है पेरेंट्स के माइंडसेट पे, जिसको हम लिबरेशन के तौर पे समझ सकते हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी 1947 से लेके 1990 तक
एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहा था कि देश में कुछ भी होना है तो गवर्नमेंट एकदम पूरा कंट्रोल रखता था, बहुत स्ट्रिक्टनेस रखता था। बट गवर्नमेंट ने देखा कि भाई दुनिया बदल रहा है, हमको भी थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस प्रकार पेरेंट्स अब जानते भाई अगर मैंने बच्चों पर ज्यादा दबाव रखा तो बच्चे हमको छोड़ देंगे या फिर हमसे हमें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको पता है कि उनको बच्चों को छूट देना पड़ेगा कुछ लेवल तक जितना हो सकता है। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी 90 के बाद अपने आप को लिबरल किया, अब मजबूरी में किया या फिर जो भी समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन किया। तो सवाल है कि जो लिबरलाइजेशन अप्रोच है जिसमें चीजों को आसान बनाने की कोशिश किया गया, तो गवर्नमेंट ने चीजों को लिबरल कहां कहां पे किया, किन किन जगहों पे गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन माइंडसेट को, लिबरलाइजेशन अप्रोच को इंप्लीमेंट किया। तो मैंने 5 जगह लिखा है, ध्यान सुनिएगा। इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये 5 की एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को एक तरीके से प्रमोट किया या फिर उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया। तो अगर हम पहले बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया। कम कैसे कर दिया, पहले क्या था कि हर जगह पे लाइसेंसिंग था, कुछ भी करना है लाइसेंस, कुछ भी करना है लाइसेंस। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंसिंग हर जगह पे नहीं रखा, बहुत जगह पे छूट दे दिया, भाई ठीक है करिए, बस बाद में लाइसेंस ले लीजिएगा। जैसे अब कहां का लाइसेंस कंपल्सरी रह गया है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे, फार्मास्यूटिकल पे, मतलब मेडिसिन पे या फिर ड्रग्स पे या फिर एटॉमिक एनर्जी प्लांट पे, जो मतलब हमारे देश में इंपॉर्टेंट चीजें, एकदम इंपॉर्टेंट, वहां तो लाइसेंस अभी भी है। बाकी जगह पे उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं। कोई अगर ओपन किया क्लिनिक एक डॉक्टर और चला रहा है बिना लाइसेंस के, गवर्नमेंट उतना उसको रोकेगा नहीं। कोई दुकान खोलिए घर के नीचे, अपने घर के नीचे गेट कमरा है वहां पे दुकान खोल लिया, छोटा सा जनरल स्टोर, गवर्नमेंट उतना उसको परेशान नहीं करेगा। पहले लाइसेंस का कंपल्सन था, बट अब गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया, 2-3 जगह पे रखा है कंपल्सरी, बाकी जगह पे लिबरल कर दिया कि ठीक है बाद में करा लीजिएगा या फिर कराइए, अगर कराते नहीं भी है तो उतना कोई आपको परेशान नहीं किया जाएगा। बस हाँ, इसमें एक कंडीशन था कि गलत काम नहीं करना है, मतलब इलीगल काम नहीं करना है, लीगल है तो चलेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने जो अपना खुद का रोल था उसको कम कर दिया। क्यों कम किया, यहां पॉइंट लिखा था कि वो फेल कर रहा था, तो गवर्नमेंट जब जान गया भाई वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, समझदारी क्या है, खुद को वहां से हटा के किसको मौका दो, प्राइवेट को। जहां गवर्नमेंट ने प्राइवेट को मौका देना शुरू किया उसी को हमने यहाँ पे कहा हुआ है प्राइवेटाइजेशन, बट अभी वहां पे यहाँ पे आते हैं। फिर गवर्नमेंट ने SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके सारे चीजों को डी रिजर्व कर दिया। मतलब अब देश में कोई भी कुछ भी बना सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक साबुन है तो साबुन से बनाएगा लार्ज स्केल, नहीं, वो स्मॉल वाला बना सकता है। मान लो कोई पापड़ है तो पापड़ सिर्फ स्मॉल बनाना जरूरी है, उसको लार्ज वाला भी बना सकता है। मतलब इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बनाएगा बिना किसी दिक्कत के, जो जितना जितना उसका पोटेंशियल हो वो उस फील्ड में जा सकता है। अब इसमें एक दिक्कत आएगा, कोई कह सकता है कि अगर सर एक्साई के भी हम प्रोडक्ट को एकदम डी रिजर्व कर देंगे तो ऐसे तो उनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल वाले बहुत पावरफुल हैं, पैसा दे रखे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा रखे हैं, तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा उनको एज रहेगा, सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट का भी, तो ऐसे तो इनको दिक्कत करेगा। तब गवर्नमेंट ने 2005 या 6 ईयर कंफर्म दे लीजिएगा, आई थिंक 5 है, गवर्नमेंट ने एक इनके सपोर्ट के लिए, मतलब SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बना दिया, जिसका नाम क्या था, MSME 2006 है शायद, एक बार देख लीजिएगा। तो MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसके तहत, ये एक्ट का नाम है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने पूरा एक मिनिस्ट्री बना दिया, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री। मतलब अब एक पूरा मिनिस्टर रहेगा जो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उनके प्रमोशन, उनके डेवलपमेंट पे काम करेगा। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने इनको भी सपोर्ट दिया बट उसको लिबरल भी किया, ताकि उनको एक कंपटीशन को फेस करने का मौका मिले, खुद को ग्रो करने का मौका मिले। ये वैसे ही कुछ है कि तुमने बच्चों को छोड़ दिया, भाई जाओ बाहर कॉम्पीट करो दुनिया से, तो इससे ग्रो भी करोगे और अगर ठोकर खाते भी हो तो भी सीखोगे कुछ ना कुछ। उसके बाद गवर्नमेंट ने MRTP, इसका फुल फॉर्म पहले क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस
ट्रेड पॉलिसी है 1969। ट्रेड को मोनोपोली मतलब सिंगल, गवर्नमेंट ने एकदम ये बेसिकली इंदिरा गांधी लेके आई थी, जिनका कहना क्या, इनका मानना क्या था कि ट्रेड को गवर्नमेंट एकदम मोनोपोली, खुद एकाधिकार, अब अकेले ही रेस्ट्रिक्शन के तौर पे कंट्रोल करेगा। इंडिया में ट्रेड कैसे होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, इन सब पे गवर्नमेंट बहुत से कंट्रोल रखेगा। अब ये कब लाया 69 में, हम कब पढ़े 1991 का, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, जिसमें कि गवर्नमेंट के अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, इस एक्ट के तहत मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया अंडर लिबरलाइजेशन। और क्या लेके आया, द कंपटीशन एक्ट 2002 में लाया गया था, और इसी कंपटीशन एक्ट को और इंप्रूव किया गया 2009 में। तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कोई रिफॉर्म सिर्फ एक साल रेस्पेक्टिव ईयर में आता है। 1991 के ऑनवर्ड्स ये लगातार रिफॉर्म चला आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको भी बेहतर किया द कंपटीशन एक्ट लाके कि भाई ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, अपने आप में कॉम्पीट करिए आप और खुद को ग्रो कराइए। गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट करने का अधिकार दे दिया, टेक्नोलॉजी को भी लाने का अधिकार दे दिया बाहर से। मतलब पहले गवर्नमेंट रोकता था कि नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तहत आप बाहर से मत मंगवाइए, खुद ही बनाइए, ये गवर्नमेंट का कहना था। बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट खुद कह रहा है नहीं ठीक है, आप बाहर से मंगवा लीजिए। ये दिखाता है गवर्नमेंट अपने माइंड कितना बदल दिया, कि जो गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बहुत प्रमोट कर रहा था उस 40 सालों में, गवर्नमेंट ने यहाँ क्या कह दिया, नहीं ठीक है, अगर आप खुद से बना नहीं पा रहे हो, समय लग रहा है, तो बाहर से मंगवा लो, बाहर से कैपिटल गुड्स खरीद लो या टेक्नोलॉजी मंगवा लो। ये दिखा रहा है गवर्नमेंट कितना लिबरल हो गया, उसका पूरा सोच विचार बदल गया उस पर्टिकुलर 1991 के बाद से। ये हमारे जो रिफॉर्म्स थे गवर्नमेंट की लिबरल अप्रोच, वो किसके तहत थे, इंडस्ट्रियल। अब आते हैं फाइनेंशियल। पैसे को लेके गवर्नमेंट ने लिबरल अप्रोच क्या क्या रखा। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का, नॉट गवर्नमेंट, जो आरबीआई का रोल था वो बदल गया। कैसे बदल गया, जो पहले रेगुलेटर था वो बदल गया इसमें फैसिलिटेटर में। इसका मतलब कि आरबीआई ने अपना जो खुद का रोल है उसको कम कर दिया, मतलब एकदम स्ट्रिक्टनेस था पहले आरबीआई का कंट्रोल में, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनके रोल को रेगुलेटरी हटा के फैसिलिटेटर। ये सेम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पेरेंट्स पहले बहुत रेगुलेट करते थे बच्चों पे कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, ये वो जो भी। आज क्या है, वो उतना सवाल जवाब नहीं करते बच्चों से, वो उनको सिर्फ फैसिलिटीज देते कि हाँ तुम्हें जरूरत पैसे क्या, पैसा ले जाओ। वो पूछते भी नहीं पैसा क्यों मांग रहे हो। दैट मींस अब के पेरेंट्स मोस्टली फैसिलिटेटर बन चुके हैं। जैसे आरबीआई बन चुका है बहुत हद तक फैसिलिटेटर अदर कॉमर्शियल बैंकों के लिए, उसी प्रकार पहले वो रेगुलेटर था, अब वो क्या बन गया है, फैसिलिटेटर। ये गवर्नमेंट का लिबरलाइजेशन के तहत फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के रोल को, उनके पावर्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया। कारण भी था कि आरबीआई पर बहुत ज्यादा बर्डन भी था। फिर ये जो रेट है ना SLR CRR जो मैंने बताया था मनी बैंकिंग चैप्टर में, जाकर देखिएगा आप लोग, मनी बैंकिंग चैप्टर में इन सबको कम किया। कम क्यों किया गया, ताकि हमारे देश में अधिक से अधिक मनी सप्लाई बढ़े, पैसा इंक्रीज हो कंट्री में, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें, ज्यादा डिमांड बढ़े, ज्यादा क्रिएशन हो, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आए। तो ये घटाया गया। और सिर्फ इसको नहीं, जितने भी रेट है उसको फेवरेबल चेंज किया गया ताकि हमारे देश में उसका अच्छा इंपैक्ट पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेट बैंक्स अभी तक पब्लिक बैंक थे, और जो पब्लिक बैंक नहीं भी थे तो गवर्नमेंट उनको नेशनलाइज कर दे रहा था, मतलब कि उनको अपने में जोड़ ले रहा था, जिसको बाद में गवर्नमेंट डीनेशनलाइज किया। बट यहां पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उनको प्लेटफॉर्म देना शुरू किया कि हाँ आप भी आइए। जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, इन सब बैंकों को गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको भी प्लेटफॉर्म दिया कि आप भी इंडिया में आ सकते हैं, काम करिए आप। इसमें कुछ फॉरेन बैंक्स भी आए थे और इंडियन बैंक्स भी प्राइवेट में इमर्ज किए थे। इसमें सेबी कब लाया गया, 1988। फुल फॉर्म क्या लिखा है इसका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे देश में जितने भी कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जिनके शेयर्स को मार्केट में लोग खरीद बेच सकते हैं, ठीक, तो उस सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में होता है, उस स्टॉक मार्केट को कंट्रोल पहले आरबीआई करता था, बट उनका बर्डन भी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 88 में सेबी इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू
अब वो काम, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला काम आरबीआई के बिहाफ में कौन करेगा? सेबी। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब एक बच्चे दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर ये तो 98 लिखा हुआ है और हम लोग 1991 पढ़ रहे हैं, मतलब पहले से आ चुका था। बिल्कुल पहले से आ तो गया था, बट इसका रोल बहुत नेग्लिजिबल, इतना इफेक्टिव नहीं था हमारे देश में। लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ था हर्षद मेहता वाला, उसके बाद से इसका जो पावर था 1992 आते आते गवर्नमेंट इसके पावर्स को बहुत बढ़ा दिया। 1992 बहुत बढ़ा दिया और इसको एक अच्छा पावर मिला यहां से। इसीलिए कहा जा सकता है कि ऑफिशियल जो इसका एकदम समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट है वो 92 ही कहलाता है, बट एज पर एक्ट, ये सेबी एक्ट के तहत बनाया गया है, तो 98 है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है मैंने FII। फुल फॉर्म क्या इसका? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गवर्नमेंट ने जो फॉरेन कंपनीज में, जो फॉरेन में बैठे बाहर के लोग, जिसको कि पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत शौक रहता है, जो जिसका बिजनेस ही है पैसा इन्वेस्ट करने का, हो सकता है कि फॉरेन में कोई कंपनी जिसको पैसे इन्वेस्ट करना है इंडिया के अंदर, तो उनको गवर्नमेंट रोकता था पहले, बट अब गवर्नमेंट उन्हें खुद कह रहे हैं कि हाँ आप आइए और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करिए, इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए। तो मतलब गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रहा है। हालांकि FII यहां भी आएगा अंडर फॉरेन ट्रेड। तो ये देख सकते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से फाइनेंशियल पैसे के मामले में भी क्या हो रहा है, बहुत लिबरल हो गया, आसान बना दिया चीजों को। अब उतना वो चीजों को रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है। फिर टैक्स पे आते हैं। यहां गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स किया? टैक्स रेट जितने भी थे जहां भी, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स, फॉरेन टैक्स भी, टैरिफ टैक्स भी, टैरिफ मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम में जो टैक्स लगता है, उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कम किया। यहां भी कम किया। जो कस्टम ड्यूटीज था, टैरिफ रेट्स थे, उसको गवर्नमेंट ने मिनिमाइज किया ताकि हमारा ट्रेड बढ़े, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जीएसटी ला दिया। क्यों लाया जीएसटी? क्योंकि जीएसटी में क्या हुआ ना, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे आसपास चल रहे थे, ढेर सारे, करीब 17-20 के आसपास थे, गवर्नमेंट ने उनको क्लब कर दिया, क्या बना दिया? जीएसटी, जिसके बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे यहाँ पे आगे चल के। फिर जो टैक्स का प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना कि पहले क्या था कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता था टैक्स पूरा फिलअप करना। आज क्या है, वो काम हम पूरा घर बैठे बैठे कर सकते हैं, और लैपटॉप छोड़िए मोबाइल में बैठे बैठे कर सकते हैं, इतना ज्यादा आसान हो गया है। और बहुत जगह तो एप्स आते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारा पूरा ITR भर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा सिंपल किया गया, प्रोसेस सही किया। पहले मैनुअल था, अब सब डिजिटल हो गया है। तो इतना जो इंप्रूवमेंट हुआ, ये हमारे देश में चीजों को और ट्रांसपेरेंट किया और ज्यादा स्पीड अप किया टेक्नोलॉजिकल की मदद से। फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी डिक्रीज किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जिस तरीके से हम टैक्स पे करते हैं तो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। जब इंडिविजुअल टैक्स पे करता है अपने इनकम पे, दैट इज इनकम टैक्स, उसको घटाया गया ताकि वो ज्यादा, उसको पैसा बचे, ज्यादा वो खर्च करे। सिमिलरली जो कंपनीज हैं वो भी अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है, तो उनके भी उस प्रॉफिट के टैक्स के, जो प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जा रहा है उसको हमें क्या किया गया? डिक्रीज, ताकि कंपनीज के पास ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा अच्छे से खर्च कर सके देश के लिए। फिर फॉरेन करेंसी, जो यहाँ पे क्या था हमारे पास, फॉरेन करेंसी कहाँ गई? क्राइसिस घट गया था ना फॉरेन करेंसी। उस फॉरेन करेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए, हालांकि और भी थे बट 2 सफिशिएंट है समझने के लिए। हमारे देश में फॉरेन करेंसी जो बहुत लिमिटेड हो गया था, कम हो गया था, उसे कैसे सही किया, कैसे बढ़ाया गया? गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया। मतलब क्या होता है, हमारे करेंसी के वैल्यू को, ध्यान सुनना है इस बात को, हमारे करेंसी के वैल्यू को गवर्नमेंट ने क्या किया? डिक्रीज कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया? अपने करेंसी के वैल्यू को डिक्रीज किया। इसको समझते एग्जांपल देके, मान लेते हैं कि हमारा 1 रुपी नहीं $1 हमें अगर मिल रहा है आज के रेट में 82 रुपीज में, ठीक है। अब अगर हमको मिल रहा है $1 100 रुपए में, तो ये 100 का मतलब क्या हुआ कि हमें उसी $1 को पाने के लिए कितना पे करना पड़ रहा है? 100 रुपया। दैट मीन्स हमको पहले देना पड़ रहा था 82 रुपीज, वही $1 के लिए, अब देना पड़ रहा है 100 रुपया।
तो ज्यादा देना पड़ रहा है ना, कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 18 रुपए। तो मतलब हमारे पॉकेट से 18 रुपीज ज्यादा जा रहा है उसी $1 को पाने के लिए। अब यहां किसका फायदा है? फायदा है उसका जिसके पास रखा है डॉलर, क्योंकि उसको वही $1 का जो अमाउंट है, जो पहले 82 उसको दिला रहा था, अब उसको 100 मिला रहा है। तो ये जो $1 है उसका कीमत बढ़ा, लेकिन जो उस $1 खरीद रहा है उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हमारा जो रुपीस है हमारे पास से ज्यादा जा रहा है ना, इस सिचुएशन को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब हमारे करेंसी का वैल्यू डाउनफॉल हो गया। और इसको कौन किया? गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट करेगा तो उसको कहेंगे डीवैल्यूएशन। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, मार्केट कर रहा है, कौन कर रहा है? मार्केट। अगर मार्केट की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है, 100 पहुंच जा रहा है, तो ऐसे केस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अपने मैक्रो के लास्ट चैप्टर में, बट यहां से ब्रीफ करते रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जानबूझ के 82 से 100 पहुंचा दिया। एक मैंने एग्जांपल से दिया है। क्यों किया? मतलब गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया मतलब जानबूझ के किया। क्यों किया? ताकि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगा? क्योंकि देख सकते हैं जब 82 से 100 हुआ ना, तो यहां किसका फायदा है? फायदा इनका है जो फॉरेन बैठे हैं। और जब फॉरेनर्स को फायदा होगा तो वो ज्यादा सामान हमारे यहां से खरीदेंगे, और जब वो खरीदेंगे इसका मतलब हमको बेच रहे हैं, और जब भी हम बेचते हैं उसको बोलते क्या है? एक्सपोर्ट। तो मतलब गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन जानबूझ के किया कि कोई बात नहीं, हमारे पास से अगर थोड़ा अधिक पैसा भले ही जा रहा हो, बट कम से कम हमारे पास डॉलर आएगा। तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ा अपना लॉस बियर किया, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको फॉरेन करेंसी पाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के डीवैल्यूएशन किया। गवर्नमेंट ने किया इसलिए डीवैल्यूएशन। अगर मार्केट की वजह से हुआ होता तो डेप्रिसिएशन। दोनों का काम एक ही है, बस कौन कर रहे इससे फर्क पड़ता है। फिर एक और आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो रेट है 82 से 100 हो जाएगा, 100 से 82 हो जाएगा। ये या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा या मार्केट डिसाइड करेगा। अगर मार्केट डिसाइड करता है तो ये बहुत बार अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि फ्री और फेयर ट्रेड हो पाता है। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपने फेवर में काम करेगा, तो वो दूसरे कंट्री को पसंद ना आए। तो अगर मार्केट में छोड़ दे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उस रेट को डिटरमाइन होने के लिए मार्केट पे छोड़ दिया। अब मार्केट पे छोड़ना अच्छी बात है बुरी बात है बताएंगे जब वो पढ़ाएंगे मैक्रो का लास्ट चैप्टर। बस यहां इतना समझ लीजिए, गवर्नमेंट ने मार्केट पे छोड़ दिया। अब सवाल है कि जब मार्केट पे छोड़ा तो इसके पहले क्या था? इसके पहले इंडिया में फेरा 1973 ये चल रहा था। इसका क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्या लिखा है? रेगुलेटरी। मतलब फॉरेन करेंसीज के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट कर रहा था। ईयर 1973। मतलब इंदिरा गांधी के समय पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जो बहुत एक तरीके से डिक्टेटर लेवल पे कहा जा सकता है कि बहुत वो इंपॉर्टेंट था, कि वो कंट्रोल चीजों कर रही थी। और वो अच्छी बात है बुरी बात वो अलग डिबेट है, बट उनके ऐसे एक्शंस थे एक लेवल पे। अब सवाल आता है कि उसको हमने क्या किया? रिप्लेस कर क्या लग गया? फेमा। जो ये FERA है वहां पर क्या आ गया? FEMA। तो R के जगह क्या आ गया? M आ गया। ये M क्या है? मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब जो हम अभी तक रेगुलेट कर रहे थे अब क्या करेंगे? सिर्फ मैनेज। दोनों में बहुत फर्क है। बच्चों को रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, और बच्चों को मैनेज करना उनके एक्शंस को, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। तो गवर्नमेंट ने उस फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना शुरू किया एज पर द सिचुएशन, नॉट एज पर आवर ओन विश। हम क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को करना, दैट इज रेगुलेशन। बट हालात क्या है उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट मैनेज करना शुरू किया, इसलिए एक नया एक्ट लाया। और कब लाया? 1999 में। ईयर याद रखना, इस एग्जाम में पूछता है। ये सब गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज में किया। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो गवर्नमेंट ने 3 मैंने बातें लिखा है, FDI, FII, FPI। फुल फॉर्म क्या है सबका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर जो मैंने लिखा था, एंड FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर। पहले तीनों समझते हैं सिंगल बेसिस पे।
एफडीआई मतलब क्या होता है, बाहर के लोग हमारे देश में डायरेक्टली किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। इवन कहीं कहीं तो 100% इन्वेस्टमेंट है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने कोई संस्थान ओपन किया, अपना पैसा हमको नहीं लगाना है, तो हमने क्या किया, बाहर फॉरेन किसी से इंसिस्ट किया, उन्होंने पूरा फंडिंग कर दिया हमारे संस्थान में, तो ये एफडीआई हुआ। तो एक तरीके से अगर मान लो मुझे स्कूल ओपन करना है, तो उस स्कूल को ओपन करने के लिए पूरा बाहर से जो पैसा मिल गया फॉरेन के किसी पर्सन से, तो वो एफडीआई हो गया। लेकिन अब वो मुझे जब पैसा देगा, तो मुझे सिर्फ पैसा देगा, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक। तो वो एफडीआई हुआ। बट क्या हो अगर वो जो पैसा मुझे दे रहा है वो मुझे ये कह दे कि ठीक है वो पैसा देंगे हम करीब करीब 100 करोड़ रुपीस, 100 CR, बट वो मुझे कह रहा है कि भाई आप पैसा देंगे वो ठीक है, लेकिन उसके बदले हमको जानना है कि आप पैसा कहां कहां लगाओ, कैसे लगाओगे, और तो मेरी बात भी मानना पड़ेगा आपको। तो जब वो मेरे उस प्रोजेक्ट में, उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करेगा पैसे देने के साथ साथ, उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब वो मेरे पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब हमारे उसमें भागीदारी भी करेगा, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट भी करेगा कि पैसा कहां लगेगा, कहां कैसे लगने वाला, किस में क्या होगा, वो जानकारी भी इकट्ठा करेगा। एंड उसके बाद एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है अब बाहर का कोई अगर इंस्टीट्यूशनल बॉडी है वो भी हमारे देश में आके पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट रोकता था, तो ये सब के पीछे कारण क्यों है, गवर्नमेंट इतने लिबरेशन स्टेप्स क्यों ले रहा है हर डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि जो ये मेन हमारे दिक्कतें थी, क्राइसिस, उसको दूर किया जा सके। ये सब किसके अंदर में था, अंडर लिबरलाइजेशन। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन, ये और भी सिंपल है, ये थोड़ा बड़ा हेडिंग था लिबरलाइजेशन, तो इसमें टाइम लगा। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट इसने क्या किया, पहले इसका मीनिंग क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि जिस जगह पे अभी तक प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट का कोई रोल नहीं था, वहां प्राइवेट को ले आना, मतलब पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को पीछे करके वहां पे प्राइवेट को मौका देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। जिस जगह पे प्राइवेट का कोई रोल नहीं था वहां पे प्राइवेट लाके बैठा देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स पहले बहुत हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को पीछे कर दिया और ला दिया प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। दैट मींस इसको बोलते हैं प्राइवेटाइज करना, उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को या हेल्थ सिस्टम को। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इन दो जगह नहीं, बहुत जगह पे प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक। एयरवे या वाटरवे, कहीं पे भी देखेंगे ना प्राइवेट का भी इसमें रोल आ गया है। सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट ही इसमें पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है, या तो गवर्नमेंट पूरा हट गया है, उस जगह पूरा छोड़ दिया प्राइवेट के लिए, या वहां पे वो भी है और प्राइवेट भी है। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज में सिर्फ पहले बीएसएनएल था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के तहत बाकी कंपनीज को मौका दिया, उसमें रिलायंस आया, वोडाफोन आया, एयरटेल आया, बीच में यूनॉट था, एयरसेल था, ऐसे बहुत से कंपनीज, डोकोमो था, टाटा डोकोमो मतलब, फिर बाद में जियो आया। तो गवर्नमेंट ने बीएसएनएल रखा है, बाकी कंपनीज को मौका दिया। ये बात पता है कि गवर्नमेंट इनफॉर्मली देखा तो बीएसएनएल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है, बट उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट में सब। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने ही इन्वेस्टमेंट को सेल करना शुरू कर दिया। सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पास पैसे का दिक्कत था, तो पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को बेच रहा है, असेट्स को बेच रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट को रीसेल कर रहा है, ताकि भाई पैसा कुछ तो हाथ में आए, जो पैसे की दिक्कत चले उसे दूर किया जा सके। फिर प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया, उनको रिजर्वेशन मतलब होता है उनको प्लेटफॉर्म दे दिया, खुद को पीछे करके, जिसको हमने प्राइवेटाइजेशन कहा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया नवरत्न का, इसमें दो वर्ड और आता है, महारत्न, महा MAHA, एंड एक होता है मिनी रत्न। गवर्नमेंट ने कंप्लीट अपने सेक्टर्स को खत्म नहीं किया, प्राइवेट मौका दिया, बट अपने अपने अंडरटेकिंग्स को ऐसे कैटेगराइज कर दिए, नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न। इन सब में गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को रख दिया ना, जिसपे गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करेगा। जैसे अगर बात करें नवरत्न का, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने इसमें उन कंपनीज को रख दिया जो गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट होते हैं, इसमें करीब 9-10 के आसपास है। जो पब्लिक सेक्टर फेल हो रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट सब पे ध्यान दे रहा है, अगर 100 पब्लिक सेक्टर सब पे ध्यान दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 100 पे ध्यान नहीं देंगे, पहले 10 पे ही देंगे, 10 को अच्छे से बैठे कर बाद में देखा जाएगा।
तो गवर्नमेंट का बेसिकली फोकस कंसेंट्रिक हो गया लिमिटेड जगह पे, ताकि अगर मेरे सामने मेरे 10 बुराइयां हैं तो पहले एक पे तो काम किया जाए। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अगर बेहतर रहेगा कि जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उस पे काम करे, उस पे पीएसयू उस पे काम करे, बाकी देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट से कैटेगराइजेशन कर दिया बुक में। इसमें पूरे एग्जांपल्स लिखे कौन कौन से कंपनीज नवरत्न में आते हैं, महारत्न में आते हैं, मिनरत्न में आते हैं। एग्जाम पूछता नहीं बट स्टिल हमको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए किया ताकि उस पे स्पेशल फोकस कर सके, गवर्नमेंट अपना जो पूरा फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट है वो दे सके अच्छे से। ठीक, ये था प्रिपरेशन के मेजर्स, गवर्नमेंट ने इसमें कैसे क्या किया। बात करें ग्लोबलाइजेशन का, तो ये मैंने पूरा डिस्कस जो किया ना, इसको कंक्लूड करें तो ग्लोबलाइजेशन पॉइंट अपने आप बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? जो भी अननेसेसरी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट से क्या कर दिया, मिनिमाइज। एग्जाम में सवाल ऐसे बनेगा कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर प्राइवेटाइजेशन, तुमको ये लिखना पड़ेगा 4 पॉइंट। लिबरलाइजेशन में बस 5 अप्रोच थे, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। कोई 1 या 2 पूछेगा, सब एक साथ में पूछता हूं। अगर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पूछेगा अंडर लिबरलाइजेशन, तो भी पूरा 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। और इतना पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में जो भी आएगा, सब नहीं आएगा, 1 ही 2 आएगा, तो इतना तुम्हें कंटेंट पता रहे कि एग्जाम में गलत लिखे ना आए, तो कम से कम इन चीजों को लिख के अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस को कम क्यों किया, ताकि मेरे और दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो अच्छे से हो सके। गवर्नमेंट ने पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि भाई दूसरा कंट्री हमसे ट्रेड कर ही नहीं पाता था। अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन कम किया, आईटी को बहुत बढ़ाया, मतलब हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, इस पे बहुत फोकस किया। फिर टैरिफ रेट उसको घटाया। व्हाट इज टैरिफ रेट? वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, उसको कम क्यों किया, ताकि दूसरे कंट्रीज को दिक्कत ना हो हम सामान खरीदने या बेचने में। फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी है उसको और बढ़ावा दिया, मतलब अब हम दूसरे कंट्री से ट्रेड करेंगे तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं करेंगे या 1-2 बार नहीं करेंगे, हम उनको अपना बेस्ट पार्टनर बनाने की कोशिश करें ताकि उनसे हमारा एक लंबे समय तक ट्रेडिंग चले। जैसे आज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हर कंट्री से एक अच्छा संबंध इसलिए बना रहा है कि उनसे हमारा ट्रेडिंग बहुत दिनों तक चले, ये हमारे फायदे की ही बात है। लास्ट, कंट्री के करेंसी को डीवैल्यूएट करना ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़े, जिसको मैंने यहां बताया था शॉर्ट में। ठीक है, ये हमारा अभी तक का जो 2 हेडिंग्स था कि हमारे देश में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ा और रिफॉर्म लाया भी गया तो किस किस तरीके से लाया गया, इसको ध्यान देना है। बाकी ये जो 3 हेडिंग्स है ना, WTO, GST एंड डीमोनेटाइजेशन, इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में जाना है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अदरवाइज। WTO बेसिकली क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। इसको लाया कब गया था, 1995 बेसिकली इसको इसलिए लाया गया ताकि जो ट्रेड हो रहा है ना उसको ढंग से कंट्रोल किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कौन मैनेज करेगा, कोई तो अच्छे 2 कंट्री अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में उनके ट्रेड को गवर्न, कंट्रोल, सुपरवाइज, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको रिजॉल्व वो करेंगे WTO। इसमें बहुत सारे कंट्री एज ए मेंबर है, कितने कंट्री मेंबर्स इसमें मेंबर्स हैं, 164। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, मतलब कि जब ये बना था, कब बना था, इस साल में तो नहीं, ये बना बहुत पहले था। एक्चुअल में WTO है ना, ये इसका जो नाम पहले था वो क्या था, GATT नाम था। कब बना रही, 1947 में। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, नहीं ट्रेड टैरिफ था। तो ये जो गेट है इसी को बाद में जाके 1995 में क्या किया गया, इसका जो नाम है वो बदल के WTO किया गया, और ऐसे नाम नहीं बदला गया, जो इसके फंक्शनिंग थे, जो पावर्स उसको और बढ़ा दिया गया, बेहतर किया गया। और इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ नहीं था, पूरे दुनिया भर में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहा है, उसको और बेहतर करना, कंट्री जो मेंबर है उसके उनको सपोर्ट करना और एक तरीके से उनको आगे प्रमोट करना ताकि वो ट्रेड अच्छे से करे। जो डेवलप्ड है उनसे कहना कि आप डेवलपिंग सपोर्ट करिए, जो अनडेवलप्ड है उनको भी सपोर्ट करिए कि आप आगे बढ़िए। फिर GST में क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कब लाया गया था, 1 जुलाई 2017। इसमें गवर्नमेंट बेसिकली
वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अंडर द हेडिंग वन नेशन वन टैक्स, जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब रख दिया 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, जिसकी बेसिस पे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। क्यों लाया गया था? ताकि जो बहुत कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स चोरी होता था या बहुत मुश्किल था टैक्स को इंपोज करना, सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, ये जो तमाम दिक्कतें थी इसको सही किया गया। और उसमें बेसिकली टैक्स के जो टाइप्स रखे गए आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये जो कैटेगराइजेशन था ये थोड़ा सा अफेक्टेड था। डिटेल में जाना होती है बिकॉज एग्जाम इतना खास पूछता नहीं, बट हाँ जो लास्ट है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। इसका पहले मतलब क्या है? जो हमारे देश में मॉनेटरी करेंसीज चल रही हैं, जिसको हम पेपर नोट या पेपर करेंसीज कहते हैं, उसको डी मतलब इसको बंद कर देना, उसको एक तरीके से अपने सर्कुलेशन से निकाल देना, उसको एक तरीके से बैकअप जो गवर्नमेंट ने दिया होता है किसी करेंसी को एज ए लीगल टेंडर मनी कहलाने के लिए, जो मैंने पढ़ाया था मनी बैंकिंग में, गवर्नमेंट उसको डीमोनेटाइज कर दिया, मतलब एक तरीके से क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। ये कब किया गया था? 2016 8 नवंबर। इसके पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन किया गया है, एक इंडिपेंडेंस के बाद और एक आई थिंक 1977, एक बार ईयर देख लीजिएगा। तो ऐसे नहीं पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के एग्जांपल की बात करें तो कब हुआ था? 2016 में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो 500 नोट था उसको रिप्लेस किया न्यू करेंसी से, न्यू 500 नोट से, और जो 1000 था उसको बंद ही कर दिया गया, और आगे गवर्नमेंट ने 2000 का भी बंद कर दिया था। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन किया था गवर्नमेंट क्यों किया था? ताकि देश में जो टेररिज्म है उसको कम किया जा सके, ठीक। उसके बाद जो फेक करेंसीज था उसको खत्म किया जा सके, प्लस जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं, पेमेंट लेना या देना, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन उसको बढ़ावा मिले, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ये बेसिक गवर्नमेंट के रीजंस थे कि गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था। जो ब्लैक मार्केटिंग होता था, ब्लैक मनी जो था उसको मार्केट से निकाला जा सके, तो ये तमाम रीजंस थे गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन क्यों किया था। इस चैप्टर में जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट हैं यही 5 हैं, उसमें से ये दोनों मेन थे जो शुरुआत वाले थे, जिसको मैंने डिस्कस ढंग से किया। मैंने अभी भी दोबारा कह रहे हैं एकदम डिटेल में कुछ भी नहीं गए, ये चैप्टर बेसिकली 5-6 घंटे का है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा एंड उतना भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो इसको इतने में कंक्लूड करते हैं। एक बार दोबारा इस पूरे चैप्टर की वीडियो को ढंग से देखिए, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल, सुनने में लगा आसान है बट कहीं कहीं पे चीजें हैं हार्ड, और मैंने पूरा कोशिश किया चीजों को सिंपल एंड टू द पॉइंट एंड शॉर्ट रखने का। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है चीजों को इतना ढंग से इतना जल्दी याद रखने में, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीजों को जितना हो पाए सिंपल रखने का, क्योंकि मुझे पता है चीजें हैं टेक्निकल एंड हार्ड, उसको अगर हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे बहुत ऊपर से दिमाग ऊपर निकल जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को सिंपल रखने का। अब ये आप लोग जिम्मेदारी है कि इस चीज को दोबारा देखिए, एग्जाम जस्ट कल के बाद है तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है, एक बार देखना जरूरी बनता है, बिकॉज जितने मैंने हेडिंग्स बोर्ड पे भी लिखे हैं एंड वहां जो मैंने टॉपिक्स लिखा है ना एग्जाम के लिए, ये सब जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी का हमने भी कवर किया 1, 2, 3 चैप्टर, इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर चैप्टर्स को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस सब चीजों को दोबारा देखिए अच्छे से और अपने दोस्तों को जरूर पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।